गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्राणियों में पोषण, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इंसानों में पोषण किस तरह से होता है, किस तरह से वो खाना खाते हैं और किस तरह से उनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो डाइजेशन होता है यानी खाने का जो पाचन होता है वो किसे कहते हैं। जो भोजन होता है उसके घटकों का बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पाचन या डाइजेशन। उसके बाद हमने बात की थी मानव में पाचन तंत्र की, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा था। एक तो था आहारनाल और एक था इससे संबंधित जो ग्रंथियाँ थी, जिसमें आप लोगों को 3 ग्रंथियाँ बताई थी। लार ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, दूसरी यकृत ग्रंथि जो कि ये रही यकृत ग्रंथि, और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि जो कि आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो 3 तरह की ग्रंथियाँ इससे संबंधित है जो कि कई सारे एंजाइमों का स्राव करती हैं। और ये 3 ग्रंथियाँ कौन सी होगी? लार ग्रंथि होगी, अग्नाशय ग्रंथि होगी और यकृत ग्रंथि होगी। अब उसके बाद हमने बात की थी मुख में भोजन के पाचन की, फिर ग्रसिका में बात की थी, उसके बाद आमाशय में बात की थी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि आमाशय में हमने पढ़ा था एक तो आमाशय के चारों ओर श्लेष्म की परत पाई जाती है जो कि सुरक्षा करती है आमाशय की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कीटाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सुरक्षित करता है। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, पाचक रस बनते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन में जो प्रोटीन होता है ना उसे पचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही खाना आमाशय में जो प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो कुछ पच जाते हैं, यानी जो प्रोटीन का जो सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है वो होता है आमाशय में। इसके बाद यहाँ से जो खाना है वो पहुँचता है छोटी आंत के अंदर। आमाशय से खाना एंटर करेगा छोटी आंत के अंदर। जैसे ही ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, इसमें एंटर करता है यहाँ पर, तो ये आपको 2 ग्रंथियाँ दिख रही हैं। ये है अग्नाशय ग्रंथि और ये है यकृत ग्रंथि। ये दोनों ही ग्रंथियां पाचक रसों का स्राव करती हैं छोटी आंत के अंदर, और वो खाने के अंदर मिक्स होता है और भोजन के जो घटक होते हैं उन्हें पचाता है। जो अग्नाशय होता है ये अग्नाशय रस का स्राव करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं उन पे क्रिया करता है और उन्हें पचाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल अणुओं में बदलता है। हम बात करते हैं लीवर की, यानी यकृत जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रख लेना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत जो ग्रंथि जो होती है ये पित्तरस बनाती है, और ये जो पित्तरस है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसके अंदर स्टोर रहता है और ये छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है। तो ये 2 ग्रंथियों की हमने बात की। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो येलो कलर की होती है, और जो यकृत ग्रंथि होती है, जो लीवर होता है, वो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे खाना पहुंचता है छोटी आंत के अंदर, तो जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। याद रखना, इसकी लंबाई लगभग होती है 7.5 मीटर के आसपास। जैसे ही खाना आमाशय से छोटी आंत में पहुंचेगा, पित्तरस और अग्नाशय रस इसमें स्रावित होते हैं जो कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनका पाचन करते हैं। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाएगा और जो पित्तरस है वो वसा के अणुओं को पचाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पाचन का मतलब होता है कि भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है यानी वो पच जाता है, तो उसके बाद वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर। जब कभी भी कमजोरी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, ड्रिप लगाता है, ग्लूकोज चढ़ाता है। क्यों भाई? ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज से हमें कैसे एनर्जी मिलती है? जो ग्लूकोज है अगर उसके कई सारे अणुओं को हम मिलाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम तोड़ते हैं तो वो ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट बड़ा अणु है और ग्लूकोज उसका सरल रूप है, छोटा अणु है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है इससे ऑक्सीजन की क्रिया होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो छोटी आंत है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। खाना पचना शुरू होता है मुख से, प्रोटीन का सबसे पहले पाचन शुरू होता है आमाशय से, और पूरा का पूरा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे पूरा का पूरा खाना पच जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा वापस रिपीट कर रही हूँ मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर।
और जो वसा होती है वो पचने के बाद बदलती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, ठीक है। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो किस रूप में बदलता है, एमिनो एसिड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदलता है, ग्लूकोज के रूप में। और वसा की अगर हम बात करें तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है वो इसके सरल अणु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इन भोजन का पाचन। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के अंदर। तो जैसे ही इसमें पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो इसके जो आखिरी भाग होता है छोटी आंत का, आप कह सकते हो यहाँ से, तो इसकी जो भित्ति होती है आंतरिक, ये मान लो आपकी छोटी आंत है, तो इसकी जो आंतरिक भाग होता है, ये जो लेयर होती है अंदर की तरफ, इसके अंदर इस तरह से उभार पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। छोटी आंत की जो भित्ति होती है अंदर की तरफ, उसके अंदर छोटे छोटे उभार से पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये जो दीर्घरोम या रसांकुर होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे खाना छोटी आंत में आगे गुजरता है, पचे हुए भोजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पचे हुआ भाग है, पचे हुए भाग का मतलब है जो डाइजेस्टिव फूड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज के अंदर, वसा डाइजेस्ट हो गई किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, इन सब का अवशोषण कौन करता है, इन सब का अवशोषण कर लेते हैं ये दीर्घरोम। तो छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम या रसांकुर, और ये क्या करते हैं कि जो बचा हुआ खाना होता है उसे अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और इनके अंदर अगर हम किसी दीर्घरोम की बात करते हैं, रसांकुर की बात करते हैं, तो इस तरह की इसकी संरचना होती है और इनके अंदर कई सारी ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं। जैसे ही इसमें से खाना अवशोषित होता है, दीर्घरोम में आता है, तो यहाँ से ये ब्लड में मिक्स होके इन ब्लड वेसल्स से पूरी बॉडी में पहुँचता है। और पूरी बॉडी में पहुँचने के बाद कई तरह की प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी में जिनमें ये काम में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं कि जैसे खाना छोटी आंत में आता है, लीवर और जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि और यकृत जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रस का स्राव करते हैं, जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो खाना पच गया, पचने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दीर्घरोम और रसांकुर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इस खाने को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और इनमें ब्लड वेसल्स होती है खूब सारी जिनमें ये खाना जो होता है मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड के साथ पूरी बॉडी में पहुँचता है, ठीक है। और जो बिना पचा हुआ खाना है, जिसका पाचन नहीं हुआ है या जो बेकार है, अपशिष्ट है, यहाँ से छोटी आंत से ये कहाँ पहुँचेगा, बड़ी आंत में, बृहदांत में, बृहदांत या बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। जैसे खाना ये बिना पचा हुआ जो खाना है ये पहुंचता है बड़ी आंत में, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता। भोजन का जो पाचन होता है यानी खाने की जो पचने की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो पूरी फुल्ली कंप्लीट हो जाती है छोटी आंत के अंदर यहीं पर। इसके बाद जो बिना पचा हुआ खाना है वो बड़ी आंत में आता है और यहाँ से होते हुए ये जो थैलेनुमा संरचना आपको दिख रही है मलाशय, इसके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे ये जो बड़ी आंत है इसका एक काम और भी है कि जो बिना पचा हुआ खाना है, जो अपशिष्ट है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स है, या हम बात करें जल की बात करें, खनिज लवणों की बात कर रहे हैं हम, तो इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके बाद ये जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट है ये मलाशय में इकट्ठा किया जाता है और समय समय पे इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो इस तरह से हमने बात की कि हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर में उस भोजन का क्या होता है, किस तरह से उसका डाइजेशन होता है, कैसे पाचन की क्रिया होती है, पचा हुआ खाना पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो खाना हम खा रहे हैं ये इस तरह से सबसे पहले मुंह में जाता है, मुंह में हम उसको निगलते हैं, चबाते हैं। इस टाइम जीभ क्या करती है, इस खाने में लार को मिक्स करती है, ठीक है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा बन जाता है। यहाँ से ये खाना जाता है और इसोफेगस यानी ग्रसिका के अंदर, फिर ये आ जाता है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत और उसके बाद मलाशय और फिर शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। और इस जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें हेल्प कौन कर रहा है, ये 3 ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, लीवर और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि और यकृत
और कौन हेल्प कर रहा है, लार ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथियाँ मिलकर क्या कर रही हैं, कई सारे एंजाइमों का स्राव कर रही हैं, जिसमें भोजन का जो पाचन, कई सारे घटक हैं उनका पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, यानी इसके जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में बदल रहे हैं। थैंक यू।